सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 25 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अपठित गद्यांश। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि अपठित गद्यांश क्या होते हैं और उनका हिंदी भाषा में क्या महत्व है। पाठ 25 अपठित गद्यांश। गद्य का वह भाग जिसे पहले अपनी पाठ्य पुस्तक में न पढ़ा गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है। गद्यांश को हल करने से छात्र की बुद्धि का विकास होता है। अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो अपठित गद्यांश गद्य का वह भाग है जिसको हमने पहले कभी भी अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा है। और अपठित गद्यांश का हिंदी साहित्य में यही महत्व है कि अगर हम अपठित गद्यांश को हल करते हैं, उसको सॉल्व करने में अपना समय लगाते हैं, उसको हल करने में अपना समय लगाते हैं, तो हमारी बुद्धि विकसित होती है। हमारे बुद्धि का जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। बुद्धि के विकास करने में ये अपना योगदान देता है। तो जब भी हम अपठित गद्यांश लिखने जा रहे हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर देने जा रहे हैं, तो हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। गद्यांश के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित कर लेना चाहिए। तो जब भी हम अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दें, तो सबसे पहले हमें उस गद्यांश को 2-3 बार अच्छी प्रकार से ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए। और गद्यांश में जो भी मुख्य बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं उनको रेखांकित करना चाहिए, उन्हें पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना चाहिए या फिर सर्कल बना लेना चाहिए उनके ऊपर। उत्तर देते समय अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। और जब भी हम इन प्रश्नों का उत्तर लिखें, हमें अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ना नहीं है। हमें केवल जो गद्यांश में बात कही गई है वही उत्तर में लिखनी है। गद्यांश का शीर्षक अनुच्छेद में ही छिपा होता है, उसी में से छांट कर लिखना होता है। तो गद्यांश जो दिया गया है उसी में उस गद्यांश से संबंधित शीर्षक रहता है। हमें केवल ध्यान से उस गद्यांश का भाग समझना होता है और उसके शीर्षक को लिख देना होता है। तो नीचे कुछ गद्यांश दिए गए हैं उदाहरण के रूप में। अब हम इन्हें ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं कि गद्यांश के उत्तर हम किस प्रकार से दें। नीचे कुछ गद्यांश दिए गए हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। अच्छे लोगों का साथ होना, उनके साथ उठना बैठना, वार्तालाप करना, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना सत्संगति कहलाता है। इसी आचरण से व्यक्ति सदाचारी बनता है। सदाचार से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है। अच्छे लोगों के साथ रहने से हमारी आदतों का में सुधार होता है। वैसे भी अच्छे मित्र मुसीबत के समय सही सलाह देते हैं। हमें बुरे लोगों के साथ से बचना चाहिए। बुरे लोगों का साथ काजल की ऐसी कोठरी है जिसमें जाने पर कोई न कोई निशान तो अवश्य ही लग जाता है। मित्र चुनते समय हमें सावधान रहना चाहिए। सत्संगति हमारे जीवन को सही दिशा दिखाती है। तो हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया, अनुच्छेद को पढ़ लिया। अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं और किस प्रकार से उनके उत्तरों को लिखा गया है। पहला प्रश्न है, हमें अच्छे लोगों के साथ क्यों रहना चाहिए? इसका उत्तर है, अच्छे लोगों के साथ रहकर हमारी आदतों में सुधार होता है। तो ये हमने जब ऊपर का अनुच्छेद पढ़ा था तो हमें ये उत्तर दिखाई दिया था, ठीक है, जो कि हमारी दूसरी वाली पंक्ति में ही है। हमें ध्यान से इसीलिए पैराग्राफ को पढ़ना होता है। मुसीबत के समय अच्छे मित्र क्या करते हैं? मुसीबत के समय, इसका उत्तर है, मुसीबत के समय अच्छे मित्र सही सलाह देते हैं। ये भी हमने अभी पढ़ा था अनुच्छेद में। बुरे लोगों के साथ को किसके समान माना गया है? बुरे लोगों के साथ को काजल की कोठरी के समान माना गया है। तो ये भी हमने अभी देखा था। तो हमें अपनी तरफ से कोई उत्तर नहीं देना होता, जो अनुच्छेद में है उसी को हमें उत्तर के रूप में प्रस्तुत करना होता है पठित गद्यांश में। इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उत्तर है सत्संगति का महत्व। तो हमने देखा था कि पूरे के पूरे अनुच्छेद में ही हमें क्या बात हो रही है? सत्संगति की, अच्छी संगति की बात हो रही है। तो इसका शीर्षक हो जाएगा सत्संगति का महत्व। अगला एक और पढ़ लेते हैं गद्यांश, जिससे कि आपको समझ आए कि किस प्रकार से उत्तर लिखते हैं। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों को रखने का आलय या घर या कक्ष। प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में पुस्तकालय होता है। पुस्तकालय में केवल पुस्तकें ही नहीं होती बल्कि अखबार, पत्र पत्रिकाएं, चार्ट आदि भी होते हैं। लोग पुस्तकालय में बैठकर मनपसंद पुस्तकें और अखबार और पत्रिकाएं पढ़ते हैं। हमारे स्कूल में भी एक बड़ा पुस्तकालय है, उसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत
आदि भाषाओं की हजारों पुस्तकें, शब्दकोश, मानचित्र आदि हैं। बीच में एक बड़ी मेज है, हम वहीं बैठकर पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। बुधवार को हमारी पुस्तकालय की कक्षा होती है। हमारे अध्यापक भी हमारे साथ आते हैं। हमें तस्वीरों वाली कहानी की पुस्तकें पढ़ने में मजा आता है। तो ये था हमारा अनुच्छेद। अब हम इससे संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं और उनके उत्तर भी लिखे हुए हैं। जहाँ पुस्तकालय किसे कहते हैं? जहाँ पुस्तकें, अखबार और पत्र पत्रिकाएं रखी जाती हैं उसे पुस्तकालय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा ही है कि पुस्तकालय किसे कहते हैं। आपके पहले वाली 2-3 लाइनों में ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अब है अगला, पुस्तकालय में क्या क्या चीजें होती हैं? पुस्तकालय में क्या क्या चीजें होती हैं ये भी हमने पढ़ा अनुच्छेद में। पुस्तकालय में पुस्तकें, अखबार, पत्रिकाएं, शब्दकोश, मानचित्र, चार्ट आदि होते हैं। बच्चे कहाँ बैठकर पढ़ते हैं? बच्चे पुस्तकालय में बड़ी मेज के पास कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हैं। ये भी था। हमारी पुस्तकालय की कक्षा कब होती है? हमारी पुस्तकालय की कक्षा बुधवार को होती है, ये बताया गया था अनुच्छेद में। बच्चों को कैसी पुस्तकें पढ़ने में मजा आता है? बच्चों को तस्वीर वाली रंगीन कहानी की पुस्तकें पढ़ने में मजा आता है। तो इस पैराग्राफ के माध्यम से, इस अनुच्छेद के माध्यम से भी हमने यही बात सीखी कि जब भी हम अपठित गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देंगे, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है। जो अनुच्छेद में दिया गया है वही हमें उत्तर देना है, वही उत्तर लिखना है हमें। तो अब बच्चों इस पाठ का अभ्यास कार्य है। अब बताइए में से यहाँ पर कुछ गद्यांश दिए गए हैं जिनको आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उनके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं पहला वाला गद्यांश। नीचे दिए गए अपठित गद्यांशों को पढ़कर उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी तालाब में एक मेंढक रहता था। एक बार वह तालाब के किनारे बैठकर टर टर कर रहा था। वहीं वृक्ष पर एक कुआं बैठा था। वह मेंढक के पास आया और उसे पकड़ लिया। मेंढक बोला, कोई मेरे शरीर पर कीचड़ लगा है, पहले धो लो फिर खाना। कुआं उसे लेकर तालाब के किनारे गया। उसे देखकर वह जैसे ही पानी लेने बढ़ा, मेंढक तुरंत कूदकर तालाब में चला गया। कुआं देखता ही रह गया। तो ये था हमारा पैराग्राफ। अब नीचे इसके प्रश्न दिए गए हैं जिनके हमें उत्तर लिखने हैं, तो चलिए करते हैं। तो बच्चों आज हमने इस पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से अपठित गद्यांश लिखे जाते हैं और किस प्रकार से हम उनके उत्तर दे सकते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि अपठित गद्यांशों के उत्तरों को हम किस प्रकार से लिखते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।